है कि आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 11 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस कांस्टेबल फुल लेंथ टेस्ट 11 है। और इसी प्रकार से मैंने आपको ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 10 तक को कवर कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का यानी कि ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 11 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से क्या होगा कि इस तरह एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था ये कृषि था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, ठीक है ना। और सैंधावासी जो थे सिंधु सभ्यता के निवासी वे शहद का प्रयोग मिठास के लिए करते थे। अगर पूछा जाएगा कि सैंधावासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे तो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए इस टेस्ट को आप एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं। और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में जब पूरा टेस्ट लगा लीजिएगा तो अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। गुजरात में इसमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था। तो आपको पता है गुजरात में लोथल पड़ता था। लोथल जो था ये भोगवा नदी के तट पर था और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था यानी कि बंदरगाह था, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान होगा आपको। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। रोपड़ कहाँ पर पड़ता है तो पंजाब में। और बनावली जो है ये हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, सब लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा चौथा प्रश्न है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। अच्छा सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए पांचवा प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अच्छा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, याद रखिएगा आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने तो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है ना। और आपको याद होगा कि 16 महाजनपदों में मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी तो गिरिब्रज या फिर राजगृह, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी तो गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। फ्रेंड्स देखिए ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट के साइंस के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज मैंने आपको पार्ट 1 कवर कराया हुआ है, तो जाकर के साइंस के प्रश्नों को फटाफट रिवाइज कर लीजिए एक बार। और इसी प्रकार से मैं प्रयास करूंगा कि ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी का भी करवा दूं। करंट का ऑलरेडी मैंने एक करा रखा है, करंट अफेयर्स का, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका मिल जाएगा। इनमें से देखिए निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स उग्रसेन कहा जाता था महापद्म नंद को। किसको, महापद्म नंद को। अच्छा महापद्म नंद जो था ना ये नंद वंश का संस्थापक था। अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था तो महापद्म नंद था। इसी को उग्रसेन कहा जाता था, ठीक है ना। अच्छा इसको एकराठ भी कहा जाता था।
इसका एक और नाम है एकराट भी इसको कहा जाता था, और इसको सर्व छत्रांतक भी इसको कहा जाता था, सर्व छत्रांतक, ठीक है ना। देखिए इसको क्या कहा जाता है, उग्रसेन, एकराट, सर्व छत्रांतक, इन सब नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। और महापद्म नंद को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है किसी न किसी परीक्षा में, तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि इनमें से किसको भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, तो अक्सर महापद्म नंद को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, ठीक है। तो महापद्म नंद राइट आंसर हो जाएगा। उग्रसेन, एकराट, सर्व छत्रांतक, इन सब नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, एक सेनिया है, सेनिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो सेनिया के नाम से जाना जाता है बिंबिसार को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हर्यंक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, इसको सेनिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ जो पिटक हैं ये 3 पिटक हैं। कौन कौन से पिटक हैं फ्रेंड्स, तो आपको याद होगा, एक विनय पिटक है, ठीक है ना, विनय पिटक, ठीक है। दूसरा जो है ये सूत्र पिटक है, मैं शॉर्ट में लिख दूँ सूत्र पिटक, और तीसरा जो है ये अभिधम्ब पिटक है। तीसरा कौन है, तो तीसरा जो है ये आपको याद होगा अभिधम्ब पिटक है, ठीक है ना। तो ये विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्ब पिटक, ये त्रिपिटक हैं, और तीनों पिटकों की भाषा जो है ये पाली है, याद रखिएगा, पाली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। कलिंग युद्ध, अच्छा कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है ना, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। कलिंग पर कब आक्रमण किया था, 261 ईसा पूर्व में, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है। अच्छा, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13वां शिलालेख यहाँ पर दिया गया है। इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात कही गई है, और साथ ही साथ इसमें पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है, ठीक है। अच्छा, पहला जो है शिलालेख, इसमें पहला में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा जो है इसमें, तो दूसरा में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। 12वां है इसमें, तो इसमें स्त्री महामातृ की नियुक्ति का उल्लेख है। तो ये सारे पॉइंट्स आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये मौर्य काल के समय के हैं प्रांत और उनके राजधानी मौर्य प्रशासन में अशोक के समय में। तो देखिए उत्तरापथ जो प्रांत था इसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, 1 नंबर, ठीक है ना। दक्षिणापथ की राजधानी, तो दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, 2 नंबर। अवंती की राजधानी तो उज्जैनी, ठीक है ना। और प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल 1, 2, 3, 4 क्रम से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए सातवाहन वंश का संस्थापक जो था ना ये सिमुक था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। और देखिए सातवाहनों की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। कहाँ, प्रतिष्ठान थी, यह भी आप ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठान थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चरक और नागार्जुन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। चरक जो थे ये और नागार्जुन ये किसके दरबार की शोभा थे, किसके समकालीन थे, किसके दरबार में रहते थे। तो चरक जो थे ना ये कनिष्क के राजवैद्य थे। तो चरक कनिष्क के दरबार के राजवैद्य थे। और देखिए नागार्जुन को आपको पता होगा भारत का आइंस्टीन इसको कहा जाता है, नागार्जुन को। तो ये सब कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कनिष्क किस वंश का था, तो ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था इसी कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। जिसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो था ये महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। अच्छा, आपको याद होगा कि मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ। इसकी हत्या कर दिया पुष्यमित्र शुंग और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। अब देखिए शुंग वंश के बाद पूछा गया है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति। इसकी हत्या किसने कर दिया, इसकी हत्या वासुदेव ने कर दिया।
इसकी हत्या वासुदेव ने कर दिया और मगध पर जो है किसकी सत्ता स्थापित किया, तो मगध पर जो है इसने कण्व वंश की शासन स्थापित किया था। ठीक है ना। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दिया और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना किया था। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए शुंग का, तो शुंग का कहाँ हो जाएगा, देखिए जो जानते हैं पहले आप मिलाइए उसको। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सातवाहन की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान, राज्य और राजधानी। ठीक है, सातवाहन का प्रतिष्ठान बताया था। अच्छा, कुषाण का पुरुषपुर पेशावर आपको याद होगा। ठीक है ना। शुंग का कहाँ पर है, तो शुंग राजवंश की राजधानी विदिशा आपको याद होगा और चेदी की राजधानी कलिंग। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है, क्रम से दिया गया है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे, जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं, बताइए। असरफी, रुपया और दाम ये जो है क्रमशः किन धातु के बने होते थे। अच्छा, शेर शाह के बारे में आपको याद होगा ना, बार बार पूछा जाता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम में है, आप सभी लोगों को याद होगा। और देखिए असरफी जो था ना, असरफी ये सोना का बना होता था। उसके बाद रुपया जो था ये आपका चांदी का, और दाम जो था ये तांबा का बना होता था। तो यहाँ पर देखिए सोना, चांदी और तांबा, ये वाला क्रम सही होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली कौन था, तो फ्रेंड्स ये था आपका फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। ठीक है ना। इसने जो है 1510 में बीजापुर को जो है बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसको हरा करके गोवा को पुर्तगाली में मिला लिया था, पुर्तगाली साम्राज्य में। ठीक है, तो सबसे पहले जब पूछा जाता है कि किसने गोवा पर अधिकार किया था, तो अल्बुकर्क ने। किसको हरा करके, तो ये सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हरा करके। कब, तो 1510 में। कब, तो 1510 में। चलिए उसके बाद देखिए वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। बताइए वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती जो है वो खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स ये युद्ध था वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध हुआ था कब, 1759 में। ठीक है, याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध 1760 में, पलासी का 1757 में और बक्सर का 1764 में। ये युद्ध का सन जरूर याद रखिएगा। तो वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई, तो ये वेदरा का युद्ध। चलिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। और दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। अगर पूछेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना, ये नारा दिया था किसने, तो दयानंद सरस्वती जी ने। क्लियर। और इनके विचार किस पुस्तक में प्रकाशित हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश में, इन्हीं की रचना है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। अब देखिए 1857 की क्रांति के समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, यह आपको याद होगा।